वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेडएमए क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान का भाग नंबर 13वां करने जा रहे हैं। अभी तक हमने बात कर ली थी पादप जगत की, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन कर दिया था टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी में। आज स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइटा से। तो देखते हैं सबसे पहले टेरिडोफाइटा। आप सब जानते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली है। इसमें क्या होता है, इसमें पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता है। न तो इसमें कोई फूल होगा, ना ही किसी भी प्रकार से इसमें कोई बीज का निर्माण होगा। यानी कि पुष्प और बीज टेरिडोफाइटा के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें जो मुख्य पौधा होता है, ये क्या होता है, तो इसको कहा जाता है बीजाणुद्भिद। बीजांड उद्भिद। ये प्रायः जड़ एवं पत्तियों में क्या होगा, विभाजित होगा। टेरिडोफाइटा जड़ एवं पत्तियों में विभाजित होता है, जड़ में और पत्तियों में ये विभाजित होता है। अब इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं अनावृत बीजी को। अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म इसको बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी को बोला जाता है। ये बीजी पादप होते हैं। ये बात अगर कर लें कैसे पादप होते हैं, तो ये बीजी पादप होते हैं। इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का खोल या फिर हम कह लें आवरण, ये दोनों बातें नहीं पाई जाती हैं। न तो खोल होता है, न आवरण होता है। इन पौधों की अगर बात करें तो ये पौधे सामान्यतः ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। ठंडे स्थानों पर सामान्यतः हम बात कर रहे हैं, जनरली ये ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इन पादपों में भ्रूण से क्या क्या बनता है, किस प्रकार से इनका प्रक्रिया चलता है, तो यहाँ देख लेते हैं। भ्रूण से मूलांकुर बनते हैं। मूलांकुर कहते हैं, और दूसरा बनता है इसमें प्रांकुर। ये दोनों तो बनते हैं। इनके साथ साथ में एक से अधिक बीज पत्रों का निर्माण होता है। बीज पत्रों का निर्माण होता है। अब इस वर्ग में हम जान लेते हैं कौन सा पादप आता है। तो इस वर्ग का जो पादप है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है साइकस। इस वर्ग का पादप हमने लिखा कौन, साइकस। अब ये जो साइकस होता है, इसका अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका भी होती है। इस साइकस का जो अंडाणु है, सबसे बड़ी पादप कोशिका है। यानी कि पादपों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी, तो आंसर हो जाएगा साइकस की सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है। अब ये अगर हम बात कर लें इससे क्या क्या मिलता है, तो ध्यान से सुने। साइकस के तने से मंड स्टार्च कहते हैं, निकालकर साबूदाना का निर्माण किया जाता है। साबूदाने का निर्माण किया जाता है। अब इसके अलावा इसकी पत्तियों से क्या होगा, तो इसकी पत्तियों से रस्सी और झाड़ू बनाई जाती है इसकी पत्तियों से। अंडमान निकोबार की बात कर लें, अब वहाँ क्यों पहुँच गए बताते हैं अभी। अंडमान निकोबार की अगर बात कर लें, तो अंडमान निकोबार के जो जनजाति वहाँ रहती हैं, जनजाति जो वहाँ रहती हैं, वो क्या करती हैं,
इन साइकस के बीजों से, इन साइकस के बीजों को भोजन के प्रयोग करती हैं। अब एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है, जीवित जीवाश्म साइकस को कहा जाता है। अब हम लोग तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं आवृत बीजी की। आवृत बीजी को एंजियोस्पर्म्स भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होगा, तो इसके अंतर्गत ऐसे पादपों को रखा जाता है जिनके ऊपर क्या होगा, आवरण होगा, जिनके ऊपर आवरण होता है। अब आवरण के साथ साथ में इससे पुष्प भी बनते हैं, यानी कि पुष्प भी उगते हैं। इसलिए इन पौधों को सपुष्पक के नाम से भी जाना जाता है, या इनको हम लोग पुष्पी पादप भी कह दें, दोनों बातें एक ही हैं। आवृतबीजी पादप की अगर बात कर लें तो ये पूरे वनस्पति जगत में सबसे ज़्यादा विकसित हैं। सबसे ज़्यादा विकसित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्ती भी होती है, फल फूल भी इसमें खूब लगते हैं। ये सब बातें इनके अंतर्गत खूब पाई जाती हैं। अब आप सब जानते हैं कि आवृतबीजी को दो वर्गों में बांटा गया है। आवृतबीजी को दो वर्गों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और दूसरे की अगर बात करें तो ये है द्विबीजपत्री। एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले एक बीजपत्री में हम लोग चलेंगे। एक बीजपत्री क्या है इसके बारे में विशेष रूप से जानते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया एक बीजपत्री। अब एक बीजपत्री है तो ऐसे पादप में कितना बीजपत्र होगा, तो इसमें एक बीजपत्र होगा। ये कोई कहने की बात रह नहीं गई है। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि एक बीजपत्री पादपों की जो जड़ें होती हैं, इन एक बीजपत्री पादपों की जो जड़ें होती हैं, वो जो जड़ें हैं अधिक विकसित होती हैं। अब इनमें संवहन की अगर बात करें तो इनके अंतर्गत संवहन मूल जो होता है कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। अब इन पादपों में कितनी प्रजातियों को रखा गया एक बीजपत्री के अंतर्गत, तो 60,000 पादप इसके अंतर्गत इस प्रजाति में सम्मिलित किए गए। इन पादपों में एक और खास बात होती है। इनमें क्या खास बात और होती है, इनके पुष्पी भाग जो होते हैं, पुष्पी भाग तीन अथवा तीन के गुणांक होते हैं। तीन होंगे इसमें, या तीन के गुणांक होंगे। तीन का गुणांक का मतलब क्या, 3, 6, 9, 12 ऐसे इस प्रकार से चलेंगे। तीन के गुणा में होंगे या तीन होंगे, तीन पत्तियां हो सकता है निकल आए। तो इस प्रकार से इसमें 60,000 ऐसे पादपों को रखा गया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पादप है इस जगत का, उसका नाम है ऑर्किड। ऑर्किड इस जगत का सबसे महत्वपूर्ण पादप है। अब जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक बीजपत्री पादपों के उदाहरण देख लेते हैं। एक बीजपत्री पादपों के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 ग्रेमिनी कुल की। ग्रेमिनी कुल में आखिरकार देखते हैं कि कौन कौन से पादप सम्मिलित किए जाते हैं। आप सब जानते होंगे कि गेहूं खूब सुन रखा होता है, गेहूं। इसके अलावा मक्का,
मक्का के अलावा धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, बांस, जौ, जई, इन सबको ग्रैमनी कुल के अंतर्गत रखा गया है। ग्रैमनी कुल एक बीजपत्री होता है, ये बिल्कुल हम लोग समझ पाए। इसके बाद में बी नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं पालमी की। पालमी, अब पालमी में जान लेते हैं सबसे पहले नारियल को। नारियल है, ताड़ है, सुपारी कत्था है, सुपारी कत्था, और भी होते हैं। अगर एक आध की और बात कर ले तो खजूर को भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, खजूर आदि। तो ये कुछ पालमी के महत्वपूर्ण उदाहरण हो गए। अब इसी के साथ साथ में एक बीजपत्री में और जान लेते हैं अंगला कुल लिलियेसी। लिलियेसी कुल में आप सबने सुन रखा होगा लहसुन और प्याज को, तो हम लिख देते हैं लहसुन, प्याज है। ये महत्वपूर्ण दोनों जो चीज़ें हैं लहसुन और प्याज, ये आती हैं लिलियेसी में। इसके बाद में हम लोग चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं म्यूजेसी की। म्यूजेसी में आता है केला। म्यूजेसी में कौन आता है, तो केला आता है। तो ये कुछ एक बीजपत्री पादपों के महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद में सीधे चलते हैं द्विबीज पत्री के ऊपर। द्विबीज जो पत्री हैं, इनके जो पादप होंगे दो भ्रूणी पत्तियों से, दो भ्रूणी पत्तियों, या फिर बात कर लें कि दो बीज पत्रों से विभाजित होते हैं, इसलिए इनको द्विबीजपत्री कहा जाता है, द्विबीजपत्री कहा जाता है। अब इसके बाद में इनमें संवहन मूल में कैम्ब्रियम जो होता है, जो कैम्ब्रियम जो होता है उपस्थित पाया जाता है, कैम्ब्रियम की उपस्थिति होगी। अब एक बीजपत्री पादपों के इसमें उलट एक क्रिया चलती है। क्या क्रिया चलती है, तो द्विबीजपत्री में पुष्पी भाग जो होता है, पुष्पी भाग 4 या 5 का गुणांक होते हैं, 4 या 5 का गुणांक होंगे, यानी कि 4 4 चौको 16, 5 दूना 10, कुछ इस प्रकार से यहाँ पत्तियाँ मिलती हैं। अब ये देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कितने आखिरकार प्रजातियों को रखा गया है। तो द्विबीजपत्री में 2 लाख पादप प्रजातियों को रखा गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें है गुलाब, मटर, बीन्स, दालें, मूंगफली, ओक आदि। ये सब महत्वपूर्ण जो आपने नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। अब ये जान लेते हैं इसके बाद में इनका आर्थिक महत्व क्या है, यानी कि आवृत बीजी का, जो आवृत बीजी पादप है, इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो आर्थिक महत्व समझ लेते हैं। आप सब जानते हैं, निश्चित रूप से बताने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी थोड़ी जो इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। इन पादपों से भोजन मिलता है, जैसा कि हमने देखा था अंडमान निकोबार की जनजातियाँ यहाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। कुछ लोग रेशे के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, मसाले के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आवृत बीजियों में बहुत सारी ऐसे पादप भी पाए जाते हैं जिससे आप बना सकते हैं औषधि को बना सकते हैं। औषधि ही क्यों, इत्र से खुशबू भी बना सकते हैं, इत्र बना सकते हैं, रबड़ भी बनाई जा सकती है,
इसके अलावा साबुन भी बनाया जा सकता है। सौंदर्य के जो भी प्रसाधन हैं, सौंदर्य प्रसाधन भी यहाँ से बनाए जा सकते हैं। अब इसके बाद में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन पूछा जाता है, जंगल का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, जंगल का पिता किसे कहा जाता है? तो नाम इसका लिखे देते हैं, सिकोया जाइजेंटिया। जाइजेंटिया को जंगल का पिता भी कहा जाता है। तो आज हमने अपना पादप जगत कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम लोग जंतु जगत की बात करेंगे। अगले पार्ट नंबर 14वें में जंतु जगत की हम लोग चर्चा करेंगे।